आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का दौरा तय हो गया है। तारीख अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 मार्च को बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय प्रधानमंत्री की जनसभा वहां पर होने वाली है। 2 मार्च को बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगाबाद और बेगूसराय आएंगे प्रधानमंत्री, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और 28 फरवरी की तारीख भी याद रखिएगा, 28 फरवरी को राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं। सीतामढ़ी, सिवान और दरभंगा यहां पर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। 28 फरवरी को राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं। इसके साथ 5 मार्च को अमित शाह का बिहार दौरा होगा और पटना के पालीगंज में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 मार्च को बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पवन गौड़ हमारे साथ सीधे उनसे जुड़ते हैं। बहुत अहम हो जाता है पवन, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार में सरकार बनने के बाद, और यह दौरा कई मायनों में खास है, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और उनकी बातें कितनी दूर तक जाती हैं, यह देखना अहम होगा। और क्या खबर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान बहुत तेज कर दिया है। आपने देखा पूरे देश भर के अंदर प्रधानमंत्री के तमाम दौरे हो रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री 2 मार्च को बिहार के दौरे पर जाएंगे और वहां औरंगाबाद और बेगूसराय जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यह पहला मौका होगा जब बिहार में जब एनडीए सरकार फिर से बनी है, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य बड़े नेता हैं पार्टी के, वो भी वहां बिहार के दौरे पर रहेंगे। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो 28 फरवरी को वो सीतामढ़ी, उसके अलावा सीतामढ़ी के अलावा सिवान और दरभंगा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी 5 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे। वो जो है पाटलिपुत्र जो संसदीय क्षेत्र है वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तमाम नेता जो है लगातार अब बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। बिहार में पिछली बार एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो ऐसे में भी एनडीए जो है फिर से अपने जो प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा। इस बार भी एनडीए ने अपने लिए 40 में से 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। तो ऐसे में बिहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और प्रधानमंत्री जो है वो 2 तारीख को अपने जनसभाओं के संबोधन के जरिए बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक देंगे। जिस तरह से चूंकि अब 10 से 15 दिन का समय ही बचा है लोकसभा चुनाव की घोषणा में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश भर के दौरे कर रहे हैं और लगातार वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार जनसभाओं को संबोधित करके पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उनका बिहार दौरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के चलते जब वहां से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को जनसभा को संबोधित करेंगे तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। एनडीए की अगर बात करें तो चूंकि सरकारी कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में खुद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ऐसे में वहां से मंच से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। और फिर भी पिछली बार का जो टारगेट था, पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो इस बार उसको 39 को बढ़ाकर 40 में से 40 सीट जीतने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी ने अपने लिए रखा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार लक्ष्य काफी बड़ा है। 400 पार की बात कही जा रही है, 370 की बात बीजेपी खुद के लिए कह रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे दिमाग में बिठा लीजिए। प्रधानमंत्री को अगर हम बड़ी नजदीक से अगर सुन पाए हो, यहां पर प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, बेगूसराय जाएंगे। अब जरा 28 फरवरी को राजनाथ सिंह की बात करें तो सीतामढ़ी, सिवान और दरभंगा आएंगे। 5 मार्च को अमित शाह पटना के पालीगंज है। तो ये जो बिहार को, उन जगहों को विशेष तौर पर फोकस किया गया है। और हम जरा इसे समझना चाहेंगे, क्या इसकी जो प्लानिंग की गई है, जहां जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार उस मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे, तो कहां कौन सी सीटें निकालनी है, या फिर अपनी उन कमजोर कड़ी को मजबूत करने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा सकता है? पवन, देखिए, दोनों ही बातें। एक तरफ तो चुनावी अभियान को धार देना है, तेज करना है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा, पूरे देश भर का दौरा कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जम्मू की बात करें। हाल ही में उन्होंने पिछले हफ्ते में कई सारे दौरे अन्य राज्यों, अलग अलग राज्यों के किए हैं। तो ऐसे में अब जो है 2 मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे तो लोकसभा अभियान को तेज भी करना है। उसके साथ साथ कहीं जिस तरह से वहां लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो इंडी गठबंधन जो बन रहा है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां मिलकर जो बना रही हैं, उसके
जिसके चलते अगर किसी लोकसभा में अगर बीजेपी कहीं कमजोर भी पड़ रही है या एनडीए कहीं कमजोर भी पड़ रहा है तो उसको भी खासा फोकस कर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके चलते अगर बीजेपी को एक अपना लक्ष्य है उनका 40 में से 40 सीट जीतने का, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो, उसके चलते पहले ही बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर लेना चाहती है और रणनीति पर सिर्फ तैयार ही नहीं करनी है, उसको इंप्लीमेंट भी करने की तैयारी में बीजेपी है। उसी के चलते लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कई सारे अगर आपने देखा हो तो, और उसके अलावा इन जो 3 नेता हैं उनके अलावा भी अन्य कई सारे नेताओं के दौरे लगातार बिहार में हो रहे हैं। कई सारे केंद्रीय मंत्री बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, कल ही केशव प्रसाद मौर्य पटना के दौरे पर थे, तो अब कई सारे अलग अलग राज्यों के नेता भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है 370 का, ऐसे में कोई भी कोताही बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं बरतना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। किसी भी तरह की कोताही बीजेपी इस वक्त बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है और प्रधानमंत्री ने हर मंच से अपने कार्यकर्ताओं को इतना ही कहा कि भाई तैयार रहिए, क्योंकि 370 का जो लक्ष्य है वो तो है ही, लेकिन 400 पार भी निकलना है, ये भी दिमाग में बिठाकर रखिए। इधर 26 फरवरी को पीएम मोदी दरभंगा में 5 रोड ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे और पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल मोड में शिलान्यास करेंगे। यह भी जानकारी आ रही है कि 5 आरओबी मिलने से शहरवासियों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि पीएम वर्चुअल माध्यम से दरभंगा शहर के 5 आरओबी का एक साथ शिलान्यास करने वाले हैं। मंत्री जी 26 तारीख को ऑनलाइन वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। दरभंगा में 5 आरओबी का, एक दिल्ली मोड़ से पहले जो एयरपोर्ट से पहले है, 2 1 नंबर और 28 नंबर कंगवा गुमती, चट्टी चौक और पंडासराय। इस 5 आरओबी का शिलान्यास 26 तारीख को वर्चुअल मोड के माध्यम से लहरियासराय स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना में उसका भी सौंदर्यीकरण होना है, उनका भी शिलान्यास जो है वर्चुअल मोड में। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और साथ ही 500 गोदामों का शिलान्यास किया। दिल्ली के भारत मंडपम में ई पैक्स से अन्न भंडारण तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सरकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। प्राथमिक सहकारी मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे। और संजय झा का जनता के नाम एक भावुक पत्र भी सामने आया। लोक आस्था के प्रमुख केंद्र सिमरिया धाम को लेकर यह पत्र लिखा गया है। सिमरिया धाम के लिए आज का दिन बड़ा है। सौंदर्यीकरण के काम का पहला चरण पूरा हुआ, यह संजय झा ने लिखा उस पत्र में। आज सीएम नीतीश की कई योजनाओं का
लोकार्पण भी करेंगे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनके काम याद रहते हैं। एक भावुक पत्र संजय झा की तरफ से उन्होंने कहा कि हमारे काम से किसी की परेशानियां कम हो तो बड़ी उपलब्धि, मुझे ये शक्ति देने के लिए सभी का आभारी हूं। तो जनता के नाम संजय झा का ये भावुक पत्र आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसे जरा गौर फरमाइएगा। उन्होंने जो सबसे अहम बात लिखी कि लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनके काम याद रहते हैं, यानी कि ये बाकियों के लिए भी संदेश है कि आप आज मंत्री हैं, कल विधायक हैं, लेकिन जितने दिन तक हैं उतने दिन में आप कुछ बेहतर कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके काम को याद रखें। उन्होंने कहा कि हमारे काम से किसी की परेशानियां अगर कम है तो ये बड़ी उपलब्धि है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम के लिए आज का दिन खास होने वाला है और आज सिमरिया गंगा धाम में सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात देंगे। यहां नवनिर्मित सीढ़ी घाट धर्मशाला पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा और इसके लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जल संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री संजय झा ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर लगातार वे मॉनिटरिंग कर रहे थे। तय समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसे लेकर काफी उन्होंने भावुक एक पत्र भी लिखा जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम कर रहे थे। और सिमरिया घाट पर जो एक नई चीज आपको दिखेगी, नया माहौल दिखेगा और इसके पीछे एक इच्छा शक्ति है और आज इसका उद्घाटन अगर होने वाला है तो उस दृढ़ इच्छा शक्ति का ये परिणाम है। तैयारी अभी कुछ कार्य जो है वो निर्माणाधीन है और जो हम लोग उद्घाटन के लिए जितनी तैयारी हो सकता है हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे आज रात तक। सरकार की ओर से प्रतिनिधिष्ठा में क्या जानकारी मिली है, क्या तो बताए तो शिलान्यास उद्घाटन है ये सीढ़ी घाट का, कल्पावास जो बन रहा है ग्राउंड और ये आपका धर्मशाला है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर जेडीयू ने एक बार फिर से हमला बोला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से फरार बताया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी आर्थिक वसूली पर निकले हैं और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में सभा को संबोधित करेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो राजनीतिक रूप से फरार है, अपनी लाठी अपना परिवार आर्थिक उगाही यात्रा पर निकले हैं। झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। माई बाप का राज 90 से 2005 तक बीपीएल रूप से रोजगार के अवसर, शिक्षक मात्र 33,499। माननीय नीतीश कुमार जी के राज में अब तक 5,61,000 शिक्षकों की बहाली करके देश में रिकॉर्ड बनाया। तो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आपके हवाले, विकास, रोजगार के अवसर, समाज में सद्भाव, ये तो नीतीश कुमार जी के हवाले है। बिहार के स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर हंगामा जारी है। सरकार की घोषणा है कि स्कूलों में शिक्षक सुबह 9:45 पर आएंगे और 4:15 पर जाएंगे। शिक्षा विभाग ने अब आदेश जारी किया कि कक्षाएं 10 से 4 बजे तक चलेंगी, लेकिन शिक्षक सुबह 9 से 5 बजे तक रहेंगे और इसे लेकर कुछ जिला शिक्षक पदाधिकारियों की तरफ से पत्र भी जारी किया गया जिसमें सुबह 8:30 से 9 बजे तक स्कूल के निरीक्षण करने की बात कही गई है। हालांकि विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्कूल के समय को लेकर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, लेकिन टाइमिंग को लेकर के पाठक अड़े हुए हैं। और इस बीच सीएम के प्रधान सचिव ने स्कूल की टाइमिंग को लेकर के पाठक को लिखित आदेश जारी करते हुए करने को कहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाठक लिखित आदेश के लिए तैयार नहीं है और वो आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9 से 5 स्कूल करने को लेकर सीएम नीतीश के पाठक को तलब कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि स्कूल की टाइमिंग का क्या है समाधान। सवाल यह भी है कि क्या शिक्षा की बेहतरी के लिए एक निश्चित समय तक शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें
केके पाठक को तलब किया जा सकता है। टाइमिंग को लेकर अभी भी बातें चल रही हैं। हालांकि विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाई टाइमिंग जो मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया है, टाइमिंग वही रहेगी, उसी का अनुपालन कराया जाए। अगर यहां पर केके पाठक अड़े हुए हैं कि नहीं, वो 15 मिनट पहले और 15 मिनट वाली बात जो है उससे इतर 9 बजे से लेकर कक्षाएं शुरू, यानी कि टीचर उस समय आएंगे और 1 घंटे लेट जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर अभी बातचीत चल रही है और ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार केके पाठक को एक बार फिर बुलाएं और बातचीत करें। हालांकि खबर यह आ रही कि केके पाठक दिल्ली रवाना हो गए हैं। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सियासत जारी है। राजनीतिक दल के नेताओं का क्या कहना, यह सुनिए। बिहार की सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए समय समय पर नीतियां बनती रहती हैं, उनका क्रियान्वयन होता रहता है। किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक होता है। हमारे शिक्षकों को भी हमेशा आगे आकर एक कदम उठाना पड़ेगा। जहां भी नीतियों में सुधार की जरूरत होती है, वहां मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन शिक्षा विभाग को मिलता रहता है। अभी टाइमिंग की ही बात को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसी का पालन हर विभाग करता है, शिक्षा विभाग भी करेगा। सबसे पहले तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री का आदेश चलेगा कि एसीएस का आदेश चलेगा, और दूसरे शिक्षा और शिक्षकों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों पर तो आप लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अपने आज तक एक भी डीओ पर कार्रवाई नहीं की, एक भी डीओ को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। आखिर क्या कारण है? देखिए, मुख्य मुद्दा है बच्चों को पढ़ाना, बिहार के बच्चों को, और खास करके गरीब परिवार के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो गरीबों की सेवा का बहुत बड़ा अवसर ईश्वर ने शिक्षकों को मुहैया करवाया है, और अगर इसके लिए थोड़ा अधिक समय भी शिक्षकों को देना पड़े तो उन्हें देना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केके पाठक जी को भी ये बात समझनी चाहिए कि शिक्षक गरिमा चाहते हैं, पैसे तो उन्हें मिल नहीं रहे, तो सम्मान भी तो कम से कम मिले। क्या एक शिक्षक, डॉक्टर या सैनिक तय अवधि के लिए ही अपने दायित्व से जुड़े रह सकते हैं? कभी नहीं। शिक्षक अगर यह समझ जाएं कि उनकी सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि समाज और देश का बड़ा दायित्व उनके ऊपर है, तो स्कूल टाइमिंग कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। बच्चों की बेहतरी के लिए वे किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वतः टाइमिंग को कोई मसला नहीं बनने देंगे। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मसले को यह कहकर हल कर दिया कि स्कूलों का समय 10 से 4 रहेगा। यह जरूरी है कि शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल आना पड़ेगा और बच्चों की छुट्टी के 15 मिनट के बाद स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इस मसले पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव आया है वही अंतिम आदेश है, और उसका अनुपालन हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो केके पाठक जी हो या फिर कोई और हो। और रहा सवाल जहां तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसको कह लीजिए वैश्विक स्तर पर लाने के लिए, हम समझते हैं कि शिक्षक हमारे अभिभावक हैं और वो इसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाएंगे। कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत ही काम करती है और ये स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था हर स्तर पे अब तक तो धूल धूसरित रही है। अगर कोई ऑफिसर कुछ कड़े नियम कानून के साथ इस व्यवस्था को सुधारना चाहता है तो मेरा अपना मानना है कि जो भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा दिल बड़ा रखें। अगर समय थोड़ा सा ज्यादा भी देना पड़े शिक्षा के सुधार के लिए तो मुझे लगता है कि उसको अपनाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। तो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षक नेताओं का क्या कहना है, यह भी जानना जरूरी है। लाखों नियोजित शिक्षक प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक में बच्चों को पढ़ा करके इतनी योग्यता उनमें डाल दिए हैं कि वो आज बीपीएससी की परीक्षा पास करके हमारे स्कूल में शिक्षक बन चुके हैं। यही नियोजित शिक्षकों के योग्यता का सबसे बड़ा मापदंड है। यहां पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और उसका फलाफल भी समाज और सरकार के सामने आ रहा है लगातार।
हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई है। जिस वर्ष में जिस शिक्षक की बहाली हुई और शिक्षक बनने के लिए जो मानक अहर्ता तय किया गया था, उन तमाम अहर्ताओं को फुलफिल करके कि बिहार के नियोजित शिक्षक आज नौकरी में हैं। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा, और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है, और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और अनंत की शादी एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ होने वाली है। 12 जुलाई को शादी से पहले 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चलेगा, और इसमें शामिल होने वाले मेहमानों के नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1000 इसमें गेस्ट शामिल होने वाले हैं। इसमें फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष ब्रायन थॉमस मोयनिहान, ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष स्टीफन स्वाजमैन, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी समेत कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। आगे देखिए जोहार झारखंड।